गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो पार्लियामेंट के अंदर एक तरह से जो ब्लॉकेज चल रहा था ना बिटवीन रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टीज, वो थोड़ा सा हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। दरअसल में दोनों ने थोड़ा अग्रीमेंट यहाँ पे दिखाया है। जैसे फॉर एग्जांपल, सरकार ने बोला है कि ठीक है, जो बांग्लादेश के अंदर इशू चल रहा है उसको आप यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस कर लीजिए। उसके साथ ही साथ जो संभल के अंदर जो वायलेंस हुआ उसको हम पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जा सकता है। पर रूलिंग पार्टी ने ये बोला कि जो अडानी वाला मुद्दा है ना, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। ये यहाँ पर बोला गया। ऑन द अदर हैंड, जो अपोजिशन पार्टी है, खासकर मैं कांग्रेस की बात करूं, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, अडानी मुद्दे के ऊपर हम पार्लियामेंट डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर अडानी मुद्दे के ऊपर जो पार्लियामेंट के बाहर हम डेफिनेटली प्रोटेस्ट यहाँ पे करेंगे। तो दोनों साइड्स ने एक तरह से थोड़ी सी सहमति जताई है ताकि पार्लियामेंट का अच्छे से प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो पाए। राइट। तो अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में अच्छी चीज़ें डिबेट होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट होगा आने वाले दिनों के अंदर। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। दोस्तों, डेट है आज की 3 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है ब्रेन रॉट। देखो, आप लोगों को भी ना कभी आपके पेरेंट्स ने हो सकता है ऐसा बोला हो कि भाई फ़ोन ज़्यादा यूज़ मत करो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग सड़ जाएगा, है ना? ऐसा कुछ कहा होगा। और आजकल चल भी दरअसल में यही रहा है। आप लोग नोटिस करते हो कि चलो इंडिया में चलो टिकटॉक तो बैन हो चुका है, पर फिर भी इंस्टाग्राम की रील्स हो गया और बहुत सारे इस तरह के जो सोशल मीडिया है, वहाँ पर हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं दिन भर, सुबह से लेके रात तक। बहुत सारे लोगों का ऐसा ही यहाँ पे चल रहा है। एंड यही चीज को देखते हुए ना ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 वो ब्रेन रॉट को यहाँ पे टर्म को यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर का दर्जा दिया है। ये क्या है ब्रेन रॉट? देखो, दिमाग का सड़ जाना एक तरह से। क्यों सड़ रहा है? क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इतना लॉन्ग टाइम लोग जो है ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं। कुछ जो चीजें देख भी रहे हैं वो ऐसी लो क्वालिटी की हैं, मतलब उससे कुछ ब्रेन का प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं हो रहा, उल्टा ब्रेन का मिसयूज ही हो रहा है कि नहीं? तो इसी चीज को बोलते हैं कि जब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के अंदर कमी आ जाती है बिकॉज आप सोशल मीडिया का एक्सेसिव इस्तेमाल करते हो। इसी टर्म का नाम है ब्रेन रॉट। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर, ये वर्ड जो है ये अभी इन्वेंट किया गया? द आंसर इज नो। देखा जाए ना तो ये जो वर्ड है आज से लगभग 150 साल से भी ज्यादा पुराना आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ बुक्स के अंदर ही आपका ये इस्तेमाल इस वर्ड को पहले भी किया गया है। बट ये ज़्यादा इस्तेमाल में आया है पिछले कुछ सालों के अंदर, जब हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। जैसे मैंने आपको बताया ना, 1854 में हेनरी डेविड थेरियो जी के द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया था। पर लोग ज़्यादा इसको वैसे रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, पर पिछले कुछ समय के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि चाहे डिजिटल एज की वजह से हो गया, उसकी वजह से कहीं न कहीं इसका जो ये फिनोमेना है ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इससे कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक डिस्कशन भी होता है कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग थोड़ा सेल्फ अवेयर भी होंगे कि हाँ यार, ये नेगेटिव टर्म है ब्रेन रॉट, तो हमें थोड़ा सा इससे बचना होगा। सोशल मीडिया के जो पोटेंशियल डाउन साइड्स हैं उस चीज़ों से। प्लस एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी, मेंटल हेल्थ और फ्यूचर क्या रहने जा रहा है ऑनलाइन कल्चर का, इसके ऊपर भी दुनिया भर में डिस्कशंस होती हैं। तो जो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है इस चीज़ को, इससे कहीं न कहीं डेफिनिटली डिस्कशंस जो होंगी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिल जाएँगी। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ रमप्पा टेम्पल को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप थोड़े लंबे टाइम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों को पता भी होगा कि जब 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत के अंदर दर्जा दिया गया था ना, वो कोई और नहीं, वो रमप्पा टेम्पल को ही दिया गया था। राइट? 2021 में एक बहुत ही तेलंगाना के लोगों के लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था जब तेलंगाना के मप्पा टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस पर्टिकुलर टेम्पल को। अभी देखो, रिसेंट न्यूज़ तो यही है कि सरकार ने यहाँ पे लोन अप्रूव कर दिए हैं ताकि इसको और अच्छे से डेवलप कर पाएँ। तो न्यूज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो हमारे लिए डेफिनिटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, ये तेलंगाना के अंदर लोकेटेड है एंड इसको मप्पा टेम्पल और रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। देखो, हालाँकि यहाँ पर आपको मूर्तियाँ डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगी, पर मेजरली आपको ये प्राइमरीली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा, जिसको 1213 एडी के अंदर यहाँ पे बनाया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ककतिया रूलर ककाती गणपति देव। उनके अंतर्गत में यहाँ पे उनके चीफ कमांडर थे रुद्रस्मानी, उनके सुपरविजन के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। पर एक जो नाम है ना रमप्पा, आप सोच रहे होंगे ये रमप्पा वर्ड कहाँ से आया? देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जो इसको चीफ स्कल्प्टर स्कल्प्टर वैसे ना उसको बोलते हैं जो आपके मूर्तियां बनाता है या और कोई चीज बनाता है। तो यानी कि जो मंदिर के कारीगर है ना, जिसने मेजरली ये बनाया है, उसके नाम के ऊपर ये मंदिर का नाम दिया गया है। दुनिया में शायद ही कहीं पर ऐसा हुआ होगा कि एक टेम्पल का नाम उसके आर्किटेक्ट के ऊपर दिया गया हो।
देखो बहुत सारे मंदिर हैं जो कहीं न कहीं जिसने जो राजा होता है या जनरल होता है उसके नाम के ऊपर होता है। पर जिसने बनाया, जो कारीगर है, जो आर्किटेक्ट है, उसके ऊपर दिया जाए, ये बहुत ही रेयरली यहाँ पे देखने को मिलता है। तो रमप्पा टेम्पल अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसके अलावा ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए रमप्पा टेम्पल के बारे में, वो है सैंड बॉक्स टेक्नीक। इसको अंडरस्टैंड करना कि आखिर ये सैंड बॉक्स टेक्नीक क्या है? देखो होता पता क्या है इस टेक्नीक के अंदर, एक ना ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोद दिया जाता है, ठीक है? अब ये जो पिट है या जो गड्ढा है, इसके अंदर ना पता क्या करते हैं, इसके अंदर अलग-अलग चीज़ें डालते हैं, जैसे सैंड लाइम डाली जाती है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो गुड़ होता है आपका, गुड़ ना जैगरी, जैगरी डाला जाता है। इसके अलावा ना एक लोकल वहाँ का फ्रूट है, जिसको कराक्या के नाम से जानते हैं, ठीक है? अब इन सब चीज़ों को यहाँ पे डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि देखो जो गुड़ होता है ना गुड़, वो चीज़ों को बाइंड करने का काम करता है, ठीक है? अब बिल्डिंग बनाने से पहले इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। इससे पता क्या होता था? इससे आपका ये जो बेस है, ये बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? एंड कल को अगर जाके कुछ बड़ा अर्थक्वेक भी आता है, तब भी उस बड़े अर्थक्वेक का इम्पैक्ट इस बिल्डिंग के ऊपर नहीं आएगा। वो बेस ही हमने ऐसा बना दिया हुआ है ना कि अर्थक्वेक का इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा ही नहीं और बड़े-बड़े अर्थक्वेक्स को ये सर्वाइव कर जाएगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रमप्पा टेम्पल इसी पर्टिकुलर सैंडबॉक्स टेक्नीक से बना है एंड एक टाइम था 1819 का। 1819 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था तेलंगाना के अंदर। ऐसा बताया जा रहा है कि 7 या साढ़े 7 जो आपका रिक्टर स्केल होता है उससे भी ज़्यादा आपको ये देखने को मिलता था एंड वो इतने बड़े अर्थक्वेक को भी सर्वाइव कर पाया रमप्पा टेम्पल। कैसे सर्वाइव कर पाया? बिकॉज़ ऑफ द यूसेज ऑफ सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये लोकल फ्रूट की मैं बात कर रहा था, ब्लैक मायरोबलन फ्रूट जिसको आप करक्या के नाम से भी जानते हो, गुड़ हमने समझ लिया और सैंड लाइम तो हमने समझ ही लिया है। ठीक है? एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पे ईंटें इस्तेमाल करी गई हैं वो लाइट वेट होती हैं, वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकती हैं एंड उससे भी कहीं न कहीं जो टेम्पल है ना, वो थोड़ा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो आपका टेम्पल है, ये ककतिया आर्किटेक्चर स्टाइल है, अर्थक्वेक प्रूफ है, मैंने आपको बता ही दिया और यहाँ पर जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें ईंटें यूज़ करी गई हैं, वो गोपुरम को बनाने के लिए इस्तेमाल करी गई हैं और बहुत ही लाइट वेट ब्रिक्स हैं, ठीक है? एंड इसमें भी क्ले हो गया आपका जो लोकल फ्रूट है, मार्बल फ्रूट हो गया, शैफ हो गया, ये सब चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे करा गया है। कुछ और चीज़ें भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आपको मतलब पिलर्स भी देखने को मिल जाएँगे एंड बहुत इंट्रिकेटली उनके ऊपर कार्विंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। बहुत बारीकी से कार्विंग्स करी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा की आपको कार्विंग्स देखने को मिल जाएँगी एंड जब आप इस कार्विंग को आप हल्का-सा उनको जेंटली स्ट्रक करोगे, तो उससे म्यूज़िकल नोट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लास्टली दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर टेम्पल को, ठीक है, लोकली श्री रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे रमप्पा टेम्पल बोल लीजिए, चाहे श्री रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल बोल लीजिए। यहाँ पर आपको 3 डीटीज़ का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जैसे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड सूर्य। पर मेजरली जो आपका टेम्पल है, वो लॉर्ड शिवा को ही आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाएगा। दीज़ आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग रमप्पा टेम्पल जो आपको जानने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। सीपीपी के बारे में थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सीपीपी है क्या? देखो आप लोगों ने ना एक मिशन के बारे में सुना होगा, एमआईडीएच, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। दरअसल में ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट मिलकर देते हैं। तो नॉर्मली 60-40 का रेशियो रहता है, पर आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पर 90-10 का रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो ये स्कीम 2014-15 के अंदर लाई गई थी अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन कृष्णोती योजना। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मिशन था क्या? देखो इस मिशन के अंदर ना हम बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर सेक्टर की। हॉर्टिकल्चर सेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो इसमें आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, आपके रूट क्रॉप्स हो गया, आपके मशरूम्स हो गया, आपके स्पाइसेस आपके जैसे हो गया, आपके फ्लावर्स वगैरह हो गया, एरोमेटिक प्लांट्स, ये सब आपको देखने को मिल जाती है। इवन कोकोनट, कैश्यू, कोका, बैम्बू, ये सब आपको देखने को मिल जाएँगे। देखो जैसे अब बात कर लें, लेट्स से आप एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कीवी फ्रूट की बात कर लो। अब कीवी फ्रूट काफ़ी महँगा बिकता है ना? उसी तरह से बहुत सारे आपके ना ऐसे फ्लावर्स बनाए जाते हैं जिनसे कहीं न कहीं आगे आप जाके परफ्यूम्स हो गया या कुछ अलग-अलग तरह की जो खुशबू होती है, उसको आप बनाते हो, राइट? अब यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करोगे कि बहुत ही हाई वैल्यू वाली चीज़ें हैं। तो हमारा एक जो विज़न है ना कि हम अपने किसानों की इनकम को काफ़ी इंक्रीज़ करना हम चाहते हैं, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती हैं। इसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए एमआईडीएच मिशन को स्टार्ट किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब उसी पर्टिकुलर मिशन के अंतर्गत हमारा ये आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, उसी पर्टिकुलर मिशन का एक हिस्सा है एक तरह से, जिसको 2024 से लेकर 30 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
जो आपकी 50% असिस्टेंस होगी ना, वो एडीबी से आएगी। आप पूछोगे इसमें सर करेंगे क्या इस प्रोग्राम के माध्यम से? देखो हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव करना है ना, तो कैसे इम्प्रूव कर सकती है? एक तो है कि पहली बात तो आपके पास जो मटेरियल होने चाहिए वो हाई क्वालिटी होने चाहिए एंड वायरस फ्री मटेरियल होने चाहिए। जैसे मान लो आपको मशरूम्स कल्टीवेट करने हैं, तो प्रॉपर मटेरियल नहीं होगा तो दिक्कतें तो आएंगी आएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये सारी दिक्कतें हम सॉल्व करना चाहते हैं। हम ऐसी वैरायटीज डेवलप करेंगे जो क्लाइमेट रेजिलियंट है। अगर कुछ क्लाइमेट का नेगेटिव इम्पैक्ट आता भी है, उससे भी कहीं ना कहीं प्लांट यील्ड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, और हम ओवरऑल यील्ड भी यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम नोटिस कर पाओगे वायरस एंड डिजीज कंट्रोल हम मेजर्स यहाँ पे करेंगे, ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा पाए। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर मिशन है या जो प्रोग्राम है क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ही रन कर रहा है, एंड साथ साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यहाँ पे मदद कर रही है। अब इसके माध्यम से ना दो तीन चीजें हैं जो मेजर इसके कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए सीपीपी के। पहला तो पॉइंट क्या है आपका, क्लीन प्लांट सेंटर सीपीपीस बनाए जाएंगे। कितने? देश भर के अंदर आपको 9 वर्ल्ड क्लास क्लीन प्लांट सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके माध्यम से पता क्या होगा, ये जो 9 बना रहे हैं, इसके अंदर एक तो पहले तो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज होंगी, ताकि हम अलग अलग तरह की जो एंटिटीज है उनको यहाँ पे डेवलप कर पाए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर इन वर्ल्ड क्लास सेंटर के अंदर जो डिजीज फ्री फाउंडेशन प्लांटिंग मटेरियल्स होंगे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छे लेवल की यहाँ पे जो लेबोरेटरीज हैं उनको सेटअप किया जाएगा, जो लोग होंगे उनको हम यहाँ पे ट्रेन करेंगे। ये काम रहेगा सीपीसीस का। उसके अलावा सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क रहेगा, ताकि आप इन चीज़ों को सर्टिफाई कर पाओ। इसके साथ ही आप नोटिस कर पाओगे नर्सरीज को सपोर्ट मिलेगी, ताकि क्योंकि नर्सरीज के पास ये चीज़ें जाएंगी, आगे जाके वो किसानों तक पहुंचा पाएंगे, है ना। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बनेगा। तो इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी यही है कि जो क्लीन प्लांट सेंटर को बनाया जाए, एडवांस फैसिलिटीज हो एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो आपकी नर्सरीज की भी और आपके जो सीड्स वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों की भी। इसके माध्यम से हमारा कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की हम हॉर्टिकल्चर के अंदर सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भर हो। क्लाइमेट चैलेंज को हम यहाँ पे एड्रेस करना चाहते हैं बाय डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी। उसके अलावा इनोवेशन यहाँ पे बढ़ेगा, एंड इससे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अभी इस वजह से ही न्यूज़ में था कि डेफिनेटली हमारा जो आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ना, उसके माध्यम से हम इस चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं अपने हॉर्टिकल्चर सेक्टर को। एंड अभी क्या हुआ है, अभी एडीबी के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो 50% यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करेगा ना, उसके साथ यहाँ पे एग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन हुआ है इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो आई होप ये जो मुद्दा है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सिनबैक्स एक्सरसाइज। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो जब भी एक्सरसाइज होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, आपको मेजरली ये ध्यान में रखना है कि कौन से देशों के बीच में हो रही है। तो एक तो देखो भारतीय आर्मी हो गया, एंड दूसरा हो गया आपका कंबोडियन आर्मी। और इसका पहला एडिशन ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिनबैक्स का। अब यहाँ पर कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है? इट इज बीइंग कंडक्टेड इन फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे, इंडिया के अंदर। और ये यहाँ पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को प्लान करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए किया जा रहा है। दोनों देश आपस में मिलकर काफी कुछ सीखेंगे, एंड जो इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व किए जाएंगे, एंड इस तरह के जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं वो साथ मिलकर अच्छे से प्लान आउट करेंगे। दिस इज इंडिया एंड कंबोडियन आर्मी के बीच में सिनबैक्स एक्सरसाइज। अगला मुद्दे की तरफ आते हैं, दैट इज डिजिटल फार्मर आईडी को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ना सारी सरकारों को बोला है कि भाई आप जल्दी से जल्दी डिजिटल फार्मर आईडीज जो हैं उनको इशू करना स्टार्ट कीजिए, जिनको हम किसान पहचान पत्र के नाम से भी जानते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक्चुअल में ना अलग अलग सेक्टर्स के अंदर सरकार डिजिटलाइजेशन कर रही है, उसी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर भी ना हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ पर हो पता क्या रहा है, किसानों को एक डिजिटल आईडी मिलेगी, ठीक है। अब ये जो डिजिटल आईडी होगी ना, ये लिंक होगी बहुत सारी चीज़ों के साथ। किस किस तरह की चीज़ें? जैसे लैंड रिकॉर्ड्स के साथ। अब डिजिटल आईडी के माध्यम से हमें पता लगता रहेगा कौन से किसान की कहाँ पे ज़मीन है, कितनी ज़मीन है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे क्रॉप ज़ोन एरिया भी हमें पता लगता रहेगा कि कौन से किसान ने क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे लगा रखी हैं, राइट? आगे जाके एक किसान को मान लो लोन चाहिए हो, तो उसको आसानी होगी क्योंकि सारा का सारा रिकॉर्ड्स इसी में है। आगे जाके कोई उसकी फसल खराब हो जाती है, इंश्योरेंस वगैरह चीज़ें करनी होंगी, वो चीज़ें हो जाएँगी। बाद में क्लेम वगैरह उसका करना होगा, उसमें बेनिफिट हो जाएगा। तो यानी कि ना डिजिटलाइज़ेशन के माध्यम से बहुत बेनिफिट होगा। तो ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो है लैंड रिकॉर्ड्स की, उसको लिंक कर दिया जाएगा। आपके एनवायरनमेंट हो गया, आपका क्लाइमेट कैसे-कैसे चेंज हो रहा है, बारिशों का क्या मौसम है, वो सारा डेटा एक ही साथ हम यहाँ पे लिंक कर देंगे। तो किसानों तक ना आपका गवर्नमेंट स्कीम्स का एक्सेस हो गया,
एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन हो गया, वो कहीं न कहीं पहुँचाना और डिजिटाइज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें आपका लाइव स्टॉक्स कितनी है, आपके पास पशु वगैरह कितने हैं, लैंड ओनरशिप कितनी है, किस तरह की क्रॉप्स हैं, विलेज लैंड मैप हो गया, ये सारा इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। और ये जो चीज़ें करी जा रही है ना, यही कहीं न कहीं हमारा एग्री स्टैक इनिशिएटिव है। एग्री स्टैक क्या है? यहाँ पर आपकी जितनी भी सरकार की अलग-अलग डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उनको यूनाइट किया जा रहा है। तो डेटा और डिजिटल सर्विसेज़ का यहाँ पे एक कलेक्शन है, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, किसानों को बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा और ये सेंटर का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का ही आपको एक हिस्सा देखने को मिल जाता है। तो जो फार्मर आईडी होगी, किसान पहचान पत्र होगा, वो आधार और स्टेट लैंड रिकॉर्ड के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि ओवरऑल बेनिफिट्स मिल पाएँ। तो किसानों को अलग-अलग बेनिफिट्स मिल जाएँगे, राइट? एंड कहीं न कहीं एग्रीकल्चर वाली चीज़ों को हम और ज़्यादा अच्छे से साथ में उसको और डिजिटाइज़ कर पाएँगे। तो यहाँ पर कोशिश यही है कि 11 करोड़ किसानों तक पहुँचा जाए। पहले फ़ेज़ के अंदर 6 करोड़ किसान, फिर 3 करोड़, फिर 2 करोड़, इस तरह से। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर बजट भी सरकार के द्वारा एलोकेट यहाँ पे किया गया है। तो नंबर्स तो उतने ध्यान में नहीं रखने, बट एक बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। एंड साथ ही यहाँ पर स्टेट्स को भी इंसेंटिव दिया जाएगा कि आप कैंप वगैरह लगाइए ताकि जो फार्मर्स हैं, उन वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें। तो सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पे इंसेंटिव दिया जा रहा है, ₹15,000 पर कैंप का, ₹10 पर फार्मर आईडी। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट एक फार्मर आईडी जनरेट करती है तो उसको ₹10 बेनिफिट दिया जाएगा। एंड ये जो फंडिंग वगैरह होगी, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सोर्स करी जाएगी, पीएम किसान स्कीम से। ठीक है? तो कुछ स्टेट्स हैं जो अच्छा कर रही हैं, जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो अभी काफ़ी थोड़ा पीछे हैं और इनको कभी और काम करना काफ़ी बाकी है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्सियम मिशन 4। AX4 के बारे में थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो, आप सब लोगों को गगनयान मिशन के बारे में पता है ना? कि गगनयान मिशन के अंदर हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात कर रहे हैं, भारत की तरफ से है। और गगनयान के अंदर जो जाएंगे उनको हम जानते हैं गगन यात्री के नाम से, है ना? हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर ये गगन यात्री, इसकी हम ट्रेनिंग भी हमने करवाई है काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल की, रशिया के साथ में मिलकर भी वहाँ पर भी एक्सटेंसिव इनकी ट्रेनिंग हुई है, राइट? अब ये तो बात होगी रशिया के साथ। उसी तरह से ना इंडिया और यूएसए के बीच में भी काफ़ी कोलैबोरेशन देखने को मिलता है आपकी स्पेस फील्ड के अंदर। स्पेशली जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब पिछले साल यूएसए गए थे ना, तब आर्टेमिस अकॉर्ड्स हमने साइन किए थे। आप लोगों को याद होगा, मैंने अलग से उसके लिए एक वीडियो भी बनाया था। आर्टेमिस अकॉर्ड्स के माध्यम से ना यूएस और उसके साथ और बहुत सारी कंट्रीज़ साथ में जुड़ रही हैं लूनर एक्सप्लोरेशन को और बेहतर बनाने के लिए, राइट? अब उसी तरह से यहाँ पर भी पता क्या हो रहा है? स्पेसएक्स जो है ना, स्पेसएक्स का जो स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, उसके माध्यम से क्या हो रहा है? अभी हम एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, राइट? एंड क्योंकि इसरो और नासा का यहाँ पे कोलैबोरेशन है, तो भारत की तरफ से भी 2 जो आपके इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको इस मिशन के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। यानी कि गगनयान मिशन तो है, बट दैट इज़ अ सेपरेट। पर उसी तरह से एक्सियम जो मिशन है ना, जिसको एक्सियम स्पेस ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर ह्यूमन प्रेजेंस यहाँ पे एस्टैब्लिश करी जाएगी इन द लो अर्थ ऑर्बिट और उसको डॉक किया जाएगा विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर 14 डेज़। तो ये मिशन है आपका एक्सियम 4 मिशन। एंड यहाँ पर 2 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स हैं, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। इनको सिलेक्ट किया गया इस पर्टिकुलर मिशन के लिए। अभी तक ना जो राकेश शर्मा जी हैं, सिर्फ वही एक भारतीय है जो कि यहाँ पर स्पेस के अंदर, मतलब जो 2 पर्सन, मतलब जो पहले जो पर्सन थे वो थे राकेश शर्मा जी। अब उनके बाद ये सेकंड और थर्ड पर्सन बनेंगे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, जो कि सेकंड एंड थर्ड इंडियन होंगे स्पेस में ट्रैवल करने के लिए। तो इनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो एक्सियम 4 मिशन अब यहाँ पे इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे इनिशियल फेज में कंप्लीट कर ली है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सियम 4 मिशन क्या है? एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि सिग्निफिकेंट स्टेप है बिटवीन द इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कॉपरेशन का। तो ये 2 गगन यात्री को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पे ऑलरेडी 1, 2, 3 ये 3 मिशन हो चुके हैं। उसी पर्टिकुलर श्रृंखला के अंदर ये चौथा मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको एक्सियम मिशन 4 के बारे में पता होने चाहिए। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। यहाँ पर आपके सामने पहला एमसीक्यू है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। ये यूपीएससी 2024 में पूछा था, तो इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है विद रिगार्ड्स टू अर्थक्वेक। ईज़ी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है? इसको भी आप ट्राई करके मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके लिए विद रिगार्ड्स टू मेदाराम यात्रा। इसके बारे में भी आप एक बार मुझे पढ़ के इसका आंसर भी, सही आंसर कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसका आंसर मैं आप लोगों को साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। कल एक क्वेश्चन था रेनफॉल के बारे में। देखो यार, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर पहली बात तो आप पहले ये देखो कि क्या तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई गलत है इसमें?
पहला कह रहा है कि रेनफॉल एक मेजर कारण है वेदरिंग ऑफ रॉक्स का। देखो इसमें कोई डाउट की बात होनी नहीं चाहिए, ये तो हम पढ़ते ही हैं एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, ठीक है ना, रॉक्स के रिगार्डिंग। दूसरा कह रहा है कि रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन द सोल्यूशन। क्या ये बात करेक्ट है? द आंसर इज यस। देखो जो नॉर्मली हमारी जो रेन होती है ना वो स्लाइटली एसिडिक होती है, हल्की सी आपको एसिडिक देखने को मिल जाएगी। इसका जो आपके पीएच वैल्यू होती है 7 से कम ही होता है, 6 से भी कम ही होता है, बल्कि 5.6 के आसपास होता है। उसकी वजह से स्लाइटली एसिडिक होती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिससे कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी होता है, तो ये भी करेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल, ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन होता है ना रेन ड्रॉप्स का, उससे कहीं ना कहीं वो आपका जो रेन ड्रॉप जैसे नीचे गिरती है ना, तो ऑक्सीजन के साथ वो सैचुरेट हो जाती है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो पहली बात तो देखो आप लोगों को पता लग गया होगा कि यार ठीक है, सी और डी तो आंसर नहीं है ना। ऑप्शन ए और बी में दोनों ये बातें कह रहा है कि 2 और 3 करेक्ट है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, एक में लिखा हुआ है ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। अब बताओ यहाँ पर बात क्या हुई थी स्टेटमेंट वन के अंदर? वेदरिंग ऑफ रॉक्स की। अब अंडरस्टैंड करना, क्या जो स्टेटमेंट टू है वो सही तो है, पर क्या वो स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रही है? जब ऐसे डाउट आए ना तो कुछ नहीं करना, आप बिकॉज लिख दिया करो। यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे पढ़ो? रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, मैंने अभी बताया कार्बोनिक एसिड होता है, उससे कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है। फिर इसलिए स्टेटमेंट टू तो अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। फिर से पढ़ो, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना, तो यानी कि क्या होता है, आपके रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होना, ऑक्सीजन होना, इससे कहीं ना कहीं रॉक्स की केमिकल वेदरिंग बढ़ जाती है। ये बात अगर आपको पता थी तो आप रियलाइज करोगे भाई स्टेटमेंट तीनों करेक्ट भी हैं, और जो 2 और 3 है ना, जो दोनों है वो स्टेटमेंट वन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है। इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरा आप सामने देखो, यहाँ पर है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में। देखो पिछले साल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल सेशन हुआ था, एंड इसी स्पेशल सेशन के अंदर क्या हुआ था, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। राइट, जिसके माध्यम से क्या किया गया, जिसके माध्यम से 1/3 जो सीट्स थी वो महिलाओं के लिए रिजर्व करी गई इन लोकसभा एंड आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। इवन आपकी जैसे दिल्ली हो गया, आपका पुडुचेरी हो गया, उनमें भी यहाँ पे चीजें रिजर्व करी गई। राइट, जहाँ पे बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली है कि नहीं? तो ये बात आपको पता है, ठीक है। पर ये स्टार्ट कब से होगा? देखो जब ये लाया गया था ना उस समय बहुत मैसिव डिबेट थी कि भाई स्टार्ट कब से होगा ये तो बता दो। तो दरअसल में सरकार ने बताया कि ये स्टार्ट तब होगा जब आपका डीलिमिटेशन हो जाएगा। राइट, डीलिमिटेशन होगा, फिर उससे कहीं ना कहीं आप प्रॉपरली चीजों को ड्रॉ करोगे, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूंसीज को ड्रॉ करोगे, उसके बाद जाके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो काफी सारे एमपीज ने बोला था कि यार आपने दिखा तो दिया कि आप ये कर रहे हो, पर वास्तव में पता नहीं कब जाए करोगे, नो वन नोज दिस थिंग। तो उस समय ऐसी डिबेट चल रही थी। तो ये जो बात कह रहा है कि 18th लोकसभा के बाद होगा, नहीं ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा कह रहा है कि ये 15 साल के लिए फोर्स में रहेगा आफ्टर बिकमिंग एक्ट। यस दैट इज करेक्ट, 15 साल के लिए रहेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद पार्लियामेंट को लगता है कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करेंगे, है ना। तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर जो आपके शेड्यूल कास्ट हो गया उनको भी यहाँ पे मतलब प्रॉपर रिजर्वेशन है। बिल्कुल, देखो यहाँ पर सब कैटेगरीजन की बात है। मतलब एक्चुअली में पॉइंट पता क्या है कि महिलाओं को तो दिया जा रहा है, पर महिलाओं के अंदर भी शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, इन लाइन विद देयर पॉपुलेशन, उनके लिए भी सब रिजर्वेशन यहाँ पे होगा। सब रिजर्वेशन यहाँ पे डेफिनेटली है। ठीक है, तो सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी ये आपका सही बन जाएगा। राइट, एक मैंने आपको बाओआब ट्रीज के बारे में डिस्कशन के लिए पूछा था। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये है आपके ट्रीज। इनकी हाइट देखो, बहुत अच्छी खासी हाइट है, लगभग 50 मीटर की आपको यहाँ पे हाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड बहुत लंबे टाइम तक ये रहते भी हैं, लगभग 2000 साल तक। तो ये तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी देखो, ये तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। गलत है आपकी सेकंड स्टेटमेंट। दरअसल में यहाँ पर इनकी जो ट्रेस अगर हम बैक करें ना, इनका ओरिजिन ट्रेस करें, तो हमें देखने को मिलता है इनका ओरिजिन है आपका आपका मेडागास्कर के अंदर। राइट, अराउंड बहुत पुराने ये आपको देखने को मिल जाएंगे, लगभग 21 मिलियन साल पहले इनका आपको ओरिजिन देखने को मिल जाएगा। फिर वहां से इनके जो सीड्स थे वो अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे गए। पर ओरिजिन है मेडागास्कर के अंदर, ना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसलिए सेकंड इनकरेक्ट है, पहला तीसरा करेक्ट है। तो आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अब थोड़ा सा आपको ट्रू फॉल्स में यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इज योर होमवर्क, इनमें से आप बताओगे कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट है।
एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था लोथल के बारे में। देखो लोथल सदर्न मोस्ट साइड्स में से एक है, एक पूछा है ना, ऐसा नहीं बोला कि सदर्न मोस्ट साइड है। तो यस, थोड़ा सा सदर्न वाली साइड में देखने को मिलती है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्कीम है? नहीं, हमने पढ़ा था दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सीसीआई, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉम्पिटिशन एक्ट के थ्रू बनी थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सर इनकरेक्ट है। और जो आपका कुरागा ट्राइबल कम्युनिटी है, ये आपको केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, मेजरली वहां पे देखने को मिलती है सर। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।